तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं एक नया क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, क्लास 9th। बेसिकली RS अग्रवाल बुक है आपके पास ICSE बोर्ड से, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा सा क्वेश्चन है, मज़ा सा है, उड़ा देंगे तुरंत। बहुत अच्छे तरीके से समझना। बेसिकली एक स्टूडेंट का ही डाउट क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। सबसे पहले क्या गिवन है हम उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखिए यहाँ से ABCD, ये क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है, साफ साफ दिख रहा है। चलो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है E इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो ये देखिए D से लेकर C तक आपको दिख रहा है, उसके ठीक बीचों बीच में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा E। तो E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, DC का। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो DE विल बी इक्वल टू EC। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिख कर दिखा दिया। नेक्स्ट थिंग, CF इज 1/4 ऑफ AC। ओहो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो CF है ना, ये वाली चीज़, वो जो CF है वो 1/4 है किसका, AC का। मतलब AC जितना होगा उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, फोर्थ पोर्शन आएगा, ठीक है, वो आपके पास CF निकल कर आएगा। CF कैसे निकलेगा, जब मैं AC को 4 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो एक हिस्सा जो होगा वो CF होगा, ठीक है। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट की प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें करना है G इज मिड पॉइंट ऑफ BC। G इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये चीज़ अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बच्चा से क्वेश्चन है उड़ा देंगे, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है G जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ये वाले BC का। ये B से लेकर C तक हमसे कहा जाता है जो G है वो एग्जैक्टली बीचों बीच में, ऐसा हमें बताना है। अब हम बताएं तो बताएं कैसे, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ अपना जो टारगेट रहेगा वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, डायगोनल को ज्वाइन करना है। तो कौन सा डायगोनल बच गया है, एक तो ऑलरेडी ज्वाइन है A to C, दूसरा कौन सा है B to D। ये BD ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए ज्वाइन BD, बस हो गया कंस्ट्रक्शन। और कुछ नहीं करना इस वाले कंस्ट्रक्शन में आगे, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा, ठीक है, इतना रहने देते हैं। तो ज्वाइन BD हमने यहाँ पे कर दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब हम यहाँ पे आगे की बात कर लें, तब हम प्रूव करें तो करें कैसे, ठीक है ना। समझिएगा मैं क्या टारगेट बता रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ मैं एक बार कर ही देता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा, उसके बाद एक बार एक्सप्लेन कर देंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ ना वो काम कर लीजिए, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है, अगर डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो उसको मैं O का नाम दे देता हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, राइट। चलिए मैंने यहाँ पे O का नाम दे दिया। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो AO होगा वो OC के इक्वल होगा। बताइए क्यों, बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। नॉट ओनली, मैं सिर्फ यही नहीं कह सकता आपके सामने, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इधर DO इज इक्वल टू BO, या फिर OB, कुछ भी कहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये दोनों चीज़ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसका जो डायगोनल है ये वाले और ये वाले डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के इक्वल होगा और इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के इक्वल होने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। तो सर अब आगे क्या करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद का काम रहेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। अब मैं यहाँ पे प्रूफ देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसको प्रूफ करूँगा। क्या मैं OC को हाफ ऑफ AC बोल सकता हूँ, बोलिए हाँ या नहीं। चलिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, ये चीज़ कैसे निकल कर आया ना, मैं वही चीज़ बताता हूँ। क्या मैं AC को लिख सकता हूँ AO प्लस OC। ये तो कोई भी कह देगा हाँ सर, A से लेकर O तक और O से लेकर C तक अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पूरा AC आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या आप AO के जगह OC रख सकते हैं, वाई, बिकॉज दिस टू थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। सो जहाँ पे हमारे पास AO है वहाँ अगेन मैंने क्या रख दिया, OC, और एक OC ये रहा। OC मौसी नहीं है, OC है, OC 2OC, ठीक है। और यहाँ से आ गया मेरे पास AC, इधर AC इधर OC, गॉट इट। ये जो 2 है उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा, 1/2 AC इज इक्वल टू OC। समझ में आ गई बात। और यही चीज़ तो हमने अभी आपके सामने लिखा था कि जो OC है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के इक्वल है। बताइए किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, ये चीज़ आप लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए एक चीज़ यहाँ से आ गई ना। अब एक छोटा सा काम करूँगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो जो आपको दिया हुआ है,
जो आपको गिवन है ना वो आपके पास क्या है, दिया हुआ है, उसको फर्स्ट इक्वेशन कर दें और उसके बाद इस वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, या फिर 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड। मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 ऑफ ओ सी विल बी इक्वल टू 1/2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बना लेगा ये 1/4, और किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ए सी के इक्वल। और इस इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, डन है। तो क्या आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखकर एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसके अगर आप राइट साइड नज़र मारें, यस राइट साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ को देखिए और इसके भी राइट साइड में ये वाली चीज़ को देखिए, ये बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है ना। बस अगर ये दोनों इक्वल है तो 100% इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि ये जो CF है, कहाँ गया, ये जो CF है यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूडेड दैट CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ OC, मतलब राइट साइड वाले इक्वल है तो लेफ्ट वाले भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमने कंक्लूड कर लिया है और ये इक्वेशन नंबर 3 की हमने नेमिंग कर दी है। अब बात आती है सर इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, यस अभी बता देते हैं क्या बेनिफिट मिला है। देखिए ये जो CF है वो OC के आधा हो चुका है, मैं अब इसको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। अब आप इस वाले पे नज़र मारें बस और कहीं नहीं, ठीक है ना। अगर आप इस वाले पे नज़र मारें तो हमने आपको जो प्रूव करके दिखाया उसमें अभी जो निकल कर आया है वो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाया कि जो CF है वो हाफ ऑफ OC है। आई हाय मतलब ये जो OC है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगा तब जाकर मुझे क्या मिलेगा, CF मिलेगा, ये वाली चीज़ मिलेगी, है ना, वही चीज़ है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर मैं इसको और इसको मिला दूंगा तब जाकर ऐड कर दूंगा तब जाकर मुझे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा OC मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, एक ही बात है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया, हाँ या नहीं। देख लीजिए अच्छे से, अगर मेरे पास ये जो OC है वो हाफ ऑफ CF है तो मैं यहाँ से 100% सॉरी हाँ ये CF है वो हाफ ऑफ OC है, इस वाली इक्वेशन की बात करो जो अभी 3rd मैंने बनाया, वहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ना इक्वल होंगे। अब बोलोगे सर ये ऐसा कैसे, तो देखिए ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया ना, ये चीज़ कैसे आया होगा यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान कर चलता हूँ कि CF और FO क्या इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस तरह से कुछ कि CF और प्लस में FO, इन दोनों को ऐड करूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, OC के इक्वल आ जाएगा। देखो CF और OC FO, अब मान लेते हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो CF की जगह CF रखता हूँ, प्लस में FO के जगह भी क्या रख सकता हूँ, CF रख सकता हूँ, दोनों को हमने इक्वल माना है, इज इक्वल टू में OC। तो CF 2CF हो गया और इक्वल टू में OC, तो यहाँ से CF की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, हाफ ऑफ OC, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला जाएगा। OC बाय में 2 लिखें या फिर 1/2 OC लिखे, बात एक ही है। तो CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ OC आया ना। तो ये कंडीशन तभी हमें मिलता है जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए यहाँ से आपको यह पता चलेगा यार CF इज इक्वल टू FO है, ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाया। अब नीचे लिखना क्या वो मैं आपको समझाता हूँ, इधर आ जाओ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कंक्लूडेड दैट समझिएगा क्या हमने कंक्लूड किया कि जो CF है और जो FO है वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। बताइए हाँ या नहीं, यही चीज़ अभी बताया ना। अब क्योंकि CF और FO इक्वल है, देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। बस यही तो हमारा टारगेट था जो हमने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, पहले हमने करवा दिया आपको। मेरा टारगेट ही यही था कि मैं किसी तरीके से F को मिड पॉइंट प्रूव कर दूं। जैसे मैंने F को मिड पॉइंट प्रूव करा ना, मेरा जो काम है वो बनकर तैयार हो चुका है। देख लीजिए ये रहा मेरे पास F, और F को मैंने क्या कर दिया, मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, किसका, OC का। जैसे मैंने ये काम कर दिया ना, मेरा काम बन चुका है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, बस 1 मिनट और, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट लिखने हो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। हमने F को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, अब हम आगे क्या है बोलेंगे पता है, इन ट्राइंगल DOC। अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, इधर कर देता हूँ,
इन ट्रायंगल DOC, अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल DOC, हमें पता है E इज़ मिड पॉइंट, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ DC, ऑलरेडी ये चीज़ क्या है आपके पास गिवन है, ये चीज़ क्या आपके पास गिवन है। और दूसरी चीज़ F इज़ मिड पॉइंट, यस F इज़ मिड पॉइंट, F इज़ मिड पॉइंट ऑफ OC, ये चीज़ हमने अभी अभी प्रूव कर दिया ना, तो इसमें आप अबव प्रूव्ड लिख देंगे। मैं तो इसको ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल आपने जितना तक किया उसके बाद ही तो आप इसको करेंगे ना, इसलिए उसमें आप क्या लिख देंगे अबव प्रूव्ड। अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव किया हुआ ऊपर, राइट, ठीक है। F को हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, ठीक है, F को हमने क्या प्रूव कर दिया, मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल अभी हमने लिया था DOC, ये वाला अच्छे से देखिएगा, है ना, और ये वाला ऐसे करके मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है ना, DOC या फिर CDO या फिर DOC, कुछ भी बोलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। हाँ, आपको पहले से पता है E क्या है, DCA का मिड पॉइंट है, F क्या है, CO का या फिर OCA का मिड पॉइंट है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जब दो ये मिड पॉइंट है तो ये वाला इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से EF इज़ पैरेलल टू DO और ऑल्सो EF इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ DO। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पैरेलल वाला अभी यूज़ करना है कंडीशन, बस और कुछ नहीं। तो मैंने प्रूव कर दिया EF इज़ पैरेलल टू DO, बोलिए हाँ या नहीं। ये जो EF है वो पैरेलल किसके हो गया, DO के। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। अब आगे सुनिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, तो अगर मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर दूं, इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये अब भी क्या रहने वाला है, पैरेलल ही रहने वाला है। तो इस वाली लाइन को EF को अगर G तक एक्सटेंड कर दूं या फिर DO को B तक एक्सटेंड कर दूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, EG विल बी पैरेलल टू DB। तो यहीं से आप लिख सकते हैं, क्योंकि EF इज पैरेलल टू DO। अब नीचे कर देता हूं मैं, देयरफॉर, छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं एज EF इज पैरेलल टू DO, देयरफॉर EG विल ऑल्सो बी पैरेलल टू DB। बोलिए हाँ या नहीं, बस हो गया, बस यही मेन चीज़ आपको बताना था। EG क्या हो गया, पैरेलल, DB के हो गया, मतलब बड़ा वाला ये जो पूरा था ना, पूरा का पूरा पैरेलल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा करके मैं आपको फिर से दिखाई देता हूँ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे ये जो EF था वो पैरेलल हो गया किसके, DB के। अब आपको बड़े वाले ट्रायंगल में नज़र मारना है, यस, अब आपको क्या करना, बड़े वाले ट्रायंगल में नज़र मारना है, DBC पे। अब इस DBC पे क्या नज़र मारना है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, आपको ब्लू कर देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, ये वाले में इस वाले ट्रायंगल में नज़र मारना है। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे आपके पास ये और ये क्या है आपके पास, यस, ये वाला EG इज़ पैरेलल टू DB, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब आगे सुनिएगा, ये जो चीज़ है वो क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे ये वाला, ये इस वाले को कहाँ गया, इसको इसके पैरेलल क्यों किया था, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं अपने आप नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से किया था इक्वल। यहाँ पे ना, यहाँ पे EF इज पैरेलल टू जो DO करा था, वो कौन से रीज़न से करा था, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम का यही कहना है कि अगर आपके पास दो ऐसे एक लाइन है जो दो मिड पॉइंट से पास हो रहे दो साइड के, तो तीसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले ऑफकोर्स आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का क्या कहना था वो भी आपको समझा देता हूँ। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का ये कहना है कि अगर आपके पास ये लाइन इसके पैरेलल है, यस, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और इन दोनों में से कोई सा अगर एक भी मिड पॉइंट है, तो दूसरा भी आपके पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ BPT का कहना था, है ना, BPT का, ठीक है ना, सॉरी BPT का कह रहा हूँ, MPT, बार बार BPT निकलेगा तो हटा दीजिएगा, MPT मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, MPT मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज़ हमने कैसे प्रूव कर दिया था, तो MPT से, मिड पॉइंट थ्योरम से किया था हमने इसको, ठीक है, इतनी बात। चलिए, अब आपको यहाँ पे नज़र मारना है DBC ट्रायंगल में, लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल DBC, यस, इन ट्रायंगल DBC EF इज पैरेलल टू DB, EF इज पैरेलल टू DB, ऑल्सो E is मिड पॉइंट ऑफ DC, यस, देयरफॉर ये जो दूसरा वाला पॉइंट है G वाला, वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा
और यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर जी इज मिड पॉइंट, यस जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रीजन होगा कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर बीपीटी बोल दिया बीच में तो हटा दीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा हम यहाँ पे सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहे हैं। बीपीटी की बात आप 10th क्लास में करेंगे, अभी 9th क्लास में नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आगे पीछे मैंने लिखा है मुझे पता है, लेकिन सीरियल वाइज आपको चलना है कि कैसे कैसे करना। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। यहाँ से नीचे आइएगा, फिर ऊपर जाइएगा, फिर नीचे आइएगा, देख लीजिएगा जिस भी हिसाब से आपको सही लगे, है ना। कहाँ कहाँ पे जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस किया उसी हिसाब से आपको 20 वाले को करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।